नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आपने लोकल ट्रेन में काफी घटनाएं होती हुई देखी होंगी। काफी दफा ऐसी खबरें आती है कि लोकल ट्रेन से गिरते गिरते कोई बच जाता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी घटना सुनाएंगे जो सुनकर आप हैरान भी रह जाएंगे और दंग भी। इसी साल 27 अगस्त को दोपहर 3:15 बजे मुंबई के जोगेश्वरी स्टेशन पर धड़धड़ाती आ रही लोकल आती है। ब्रेक लगने की तेज आवाज के साथ जोगेश्वरी स्टेशन पर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। कोई हादसा हुआ है। पता चलता है कि ये चर्च गेट से विरार जाने वाली ट्रेन है, जिसमें लेडीज डिब्बे से एक लड़की गिरती है। देखते देखते लोकल की चपेट में युवती आती है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे को 86 दिनों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आरपीएफ अब तक उस बदनसीब लड़की के परिवार वालों को नहीं ढूंढ पाए हैं। परिवार वालों की खोज में 21 दिन लड़की की बॉडी को रखने के बाद आरपीएफ वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन 86 दिनों से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद आरपीएफ के जवानों को लड़की के घर वालों की तलाश है। अभी सिर्फ लड़की की तस्वीर है और कागजों में दर्ज लड़की का सिर्फ हुलिया। लड़की के घर वालों की तलाश कब पूरी होगी कोई नहीं जानता, लेकिन आरपीएफ अभी भी पूरी शिद्दत से लड़की के घर वालों की तलाश में जुटी है, ताकि घर वालों को असलियत बताई जा सके। 27/8/2021 के दिन में दोपहर के टाइम पे 3:15 में चर्च गेट से विरार साइड जाने वाली एक फास्ट लोकल ट्रेन थी। वो लोकल ट्रेन के अंदर एक लड़की खड़ी थी और जैसे जोगेश्वरी प्लेटफॉर्म पे आ गया, उस प्लेटफॉर्म के उधर वो लड़की का पैर फिसल के वो नीचे गिर गई। उस टाइम पे वो ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। तो उसी टाइम पे हमारे जो जेआरपी के पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने उसको उठा के उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने चेक करके उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तो हमने बहुत कोशिश की उसके जो पिताजी है या घर वाले है, वारिस है, उनको ढूंढने की। हर चैनल को दे दिया, फिर न्यूज़पेपर दे दिया, या फिर हर पुलिस स्टेशन जो है उनको ईमेल से या वायरलेस से हमने जानकारी भी दी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी उसके घर वाले अभी तक हमको मिले नहीं है। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर और हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। ऑनलाइन फ्रॉड की जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको भी कई दफा फोन आते होंगे और आपका अकाउंट डिटेल्स मांगा जाता होगा। ऐसी ही एक घटना हम आपको अलर्ट करने के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप इस घटना से, लूटपाट से, ठगी से बच जाए। देखिए इस रिपोर्ट में किस तरीके से केबीसी के नाम पर, अमिताभ बच्चन के नाम पर ठगी की जाती है। केबीसी के नाम पर ऑनलाइन लॉटरी का लालच देकर ठगी करने वालों की टोली मुंबई और अन्य राज्यों में अपना जाल बिछा रही है और लालच के चलते लोग इनका शिकार बन रहे हैं। और ये ठगी बड़े नेता और अभिनेता का नाम भी रखने से नहीं चूकते। हम आपको एक ऐसा ऑडियो सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आप खुद इस ऑडियो को सुनिए। नमस्कार सर, मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ। कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़, जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन, बधाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सएप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है। डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है। सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी।
जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सअप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है, बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर। ऐसे सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि ये एक नया तरीका है जो लोगों से ऑनलाइन लॉटरी का लालच देकर मोटी रकम की लूट करते हैं। पहले ये आपका नंबर लकी ड्रॉ में लगाने का झांसा देंगे, फिर आपका अकाउंट नंबर, पिन नंबर लेकर आपका अकाउंट हैक किया जाएगा या लॉटरी के बहाने एडवांस में रकम ली जाएगी। इन शातिर हैकर्स का तरीका कुछ अलग ही होता है। ये हमेशा व्हाट्सएप नंबर से कॉल करते हैं ताकि ऑडियो रिकॉर्डिंग और कॉल ट्रेसिंग जैसा मैटर में ना फंसे। मुंबई साइबर ब्रांच लोगों को हर वक्त ऐसे ठगी करने वालों से सावधान रहने का सलाह देता है, लेकिन पैसों की लालच के चलते लोग इनका शिकार बन ही जाते हैं। मेट्रो मुंबई हमारे सभी दर्शकों को अवगत करता है कि यदि आपको इस तरह का कोई मैसेज या कॉल आए तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत करें और अपनी जमा पूंजी को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। करण जाधव और हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। किसान पिछले साल से जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, आज आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर उन कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जिसके बाद देखिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तीनों कृषि कानून रद्द करने के ऐलान को महाराष्ट्र के लगभग सभी बड़े नेताओं ने किसानों की जीत बताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा, कृषि अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा कर इस बात का उदाहरण दिया गया है कि इस देश में आम आदमी क्या कर सकता है और इसकी ताकत क्या है। सीएम ने कहा कि अगर सरकार पहले ध्यान देती तो जो अपमान अब हुआ है वो पहले नहीं होता। सीएम ने आगे कहा कि इससे पहले कि केंद्र इस तरह का कानून बनाए, उसे सभी विपक्षी दलों के साथ संबंधित संगठनों को भी साथ लेकर देश के हित में निर्णय लेना चाहिए ताकि आज जो अपमान हुआ है वो आगे नहीं हो। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इन कानूनों को निरस्त करने की तकनीकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में किसान कानूनों के खिलाफ विरोध का माहौल है। आंदोलन शुरू हुआ और आज भी जारी है। हम सबका पेट भरने वाले, कमाने वाले इसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन अन्नदाता ने अपना पराक्रम दिखाया, उसे मेरा 3 गुना सलाम। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस अवसर पर मैं इस आंदोलन में जान गंवाने वाले सभी वीरों को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा आज की घोषणा का स्वागत करता हूं। महाविकास अघाड़ी ने इन कृषि कानूनों के खिलाफ बार बार अपनी स्थिति बताई है और कैबिनेट और विधायकों में इन कानूनों के प्रतिकूल प्रभावों पर भी चर्चा की है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। राकेश टिकैत, जो कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन की जा रही थी, लगातार प्रदर्शन, लगातार पुरजोर विरोध किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद भी उन्होंने कहा कि वो आंदोलन रद्द नहीं करेंगे, वो अभी भी आंदोलन जारी ही रखेंगे। जानिए क्यों। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने महाराष्ट्र के पालघर में रैली की। टिकैत ने कहा कि ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। राकेश टिकैत ने जनसभा में कहा कि 2011 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक कानून ड्राफ्ट कर दिया था एमएसपी पर गारंटी का। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का घोषणा पत्र में दिया गया था। 2012 में इसी कानून को बीजेपी ने काले कानून कहे थे, वही 8 साल में सफेद कैसे हो गए। आज प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने की बात कही है। 3 कानून को और बाकी के कई मुद्दों पर कमेटी बनाकर बात होनी चाहिए। टिकैत ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर उस आदमी का अधिकार होता है जो इनकी रक्षा करता है। ये ऐसा एक क्षेत्र है जहां के लोग अपनी जमीन सरकार को देना नहीं चाहते। पालघर को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं यहाँ था और प्रधानमंत्री का फैसला आया। आदिवासी कोई जातियां नहीं होती। शहर के लोग गांव वालों का आदिवासी ही मानते हैं। हम भी आदिवासी ही हैं। यहाँ पर सभी संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई।
तो वही कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करने के बाद कंगना ने इसका विरोध किया है और एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी है। तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में रही कंगना रनौत इसे वापस लिए जाने के फैसले से नाराज है। आज सुबह ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। सच्चे मन से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम उन्हें समझा नहीं पाए। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मेरी किसानों से अपील है कि अपने घर लौटे, खेतों में लौटे। हालांकि कंगना रनौत पीएम के इस फैसले से खुश नहीं है। ट्विटर पर बैन हो चुकी कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दे तो ये एक जिहादी देश है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते थे। हालांकि इस बयान के बाद कंगना की काफी आलोचना हुई। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हुए थे। क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान आज एनसीबी दफ्तर पहुंचे हुए थे। एनसीबी दफ्तर वो किसी पूछताछ के लिए नहीं बल्कि हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हुए थे। आर्यन खान को जमानत ही इसी शर्त पर दी गई है कि वो हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाएंगे। आपको बता दें कि जमानत के बाद आर्यन खान तीसरे शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हुए थे और हाजिरी लगाने के महज कुछ मिनटों बाद आर्यन खान फिर से घर लौट गए। पिछले शुक्रवार को जब आर्यन खान हाजिरी लगाने के लिए आए हुए थे तो हाजिरी लगाकर सीधे बेलापुर पहुंचे थे। बेलापुर में एनसीबी की विशेष टीम ने क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान से तकरीबन 8 घंटों की पूछताछ की थी। अगर एनसीबी की एसआईटी टीम अभी भी आर्यन खान के जवाबों से संतुष्ट नहीं होगी तो आर्यन खान को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। रेलवे ने अब बेहद ही अहम फैसला लिया है। अब जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन से भी मुंबई से बाहरी की ट्रेन जाएंगे। मुंबई से बाहर यात्रा करने वाले लोगों को अब राहत मिल सकती है क्योंकि वे अगले साल की शुरुआत में जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन से बाहरी ट्रेनों में सवार हो सकते हैं। 70 करोड़ की लागत से 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म पश्चिमी रेलवे द्वारा बनाए गए। जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों को संचालित करने के लिए 3 इंटरचेंजिंग रेलवे लाइनों के साथ 2 रेलवे प्लेटफॉर्म और एक द्वीप प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। जोनल रेलवे मैनेजर द्वारा ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को भेजा जाता है। मंजूरी मिलने के बाद बाहरी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे पहले रेलवे ने जोगेश्वरी से गुजरात और उत्तर भारत की ओर लगभग 100 बाहरी ट्रेनों को संचालित करने की योजना बनाई थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण बाहरी ट्रेनों की मांग कम हो रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में आग लगने की घटना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जो मुंबई के फायर ऑडिट पर अब कई सवाल खड़े कर रही है। कल हुंडई फैक्ट्री में आग लगी थी और आज मुंबई के विले पार्ले के प्राइम मॉल में एक भीषण आग लगी और ये आग लेवल 4 की बताई गई। मुंबई में आग लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रोजाना कहीं न कहीं आग लगने की खबर सामने आ रही है। कल ही पवई स्थित कार शोरूम में आग लग गई थी। इस बीच आज एक बार फिर मुंबई स्थित प्राइम मॉल में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। यह आग मॉल के पहले मंजिल पर लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 17 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई थी। आग के कारण बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को नुकसान हुआ है। प्राइम मॉल में लोग बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए पहुंचते हैं। वहीं अब तक आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का। एक नजर डालते हैं मुंबई की कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 238 मामले सामने आए हैं। 272 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है और 2 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। 33,273 मरीजों की टेस्टिंग की गई। इस वक्त मुंबई में 2,808 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं।
वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो 97% है। वहीं इस वक्त मुंबई में एक भी कंटेनमेंट जोन मौजूद नहीं है और एक्टिव सील बिल्डिंग की संख्या 15 है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। अब सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा है कि देशमुख के खिलाफ जो जांच की जा रही है उसमें महाविकास अघाड़ी सरकार दखल दे रही है, जांच को प्रभावित कर रही है। सीबीआई ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने के लिए बेशर्मी से कोशिश कर रही है। सीबीआई ने हाईकोर्ट को ये भी बताया कि राज्य सरकार इस मामले में मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और वर्तमान पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को जारी समन रद्द करने की भी मांग कर रही है। सोमवार को ही देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को ईडी ने 1 नवंबर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा, राज्य सरकार मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने में असफल रही है। राज्य सरकार इस मामले में जांच शुरू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थी। इसके बावजूद उसने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।